हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 19 मई को मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो बॉटम है वो काफ़ी नियर है एंड आई एम सून गोना मेक अ वीडियो ऑन इट डिस्कसिंग द रीजंस। पर उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं अपने पर्सनल कामों में बिजी हो गया, मुझे बैंगलोर शिफ्ट करना था तो मैं उसी सब के अरेंजमेंट में लग गया। सो फाइनली आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम बैंगलोर फॉर यू। अब जिस दिन मैंने ट्वीट किया, जिस दिन मैंने पोस्ट किया, 19 मई को मैंने पोस्ट किया था, उसी दिन निफ्टी ने अपना लो बनाया और वहाँ से अपनी एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। अब क्यों मैंने ये पोस्ट किया कि स्टॉक मार्केट बॉटम इज़ नियर, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एक तो जो निफ्टी का जो प्राइस एक्शन था वो यहाँ पे आने के बाद उसने अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन दिखाया। लंबे कंसोलिडेशन पर जाने के बाद वो ऊपर निकला, ऊपर आने के बाद जब वो नीचे आया तो यहाँ पे उसने एक सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे एक तीन रेड कैंडल्स के साथ उसने सपोर्ट बनाया, फिर एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर उठा, देन अगेन वो नीचे आया। और इस डे पे आके मैंने पोस्ट किया कि स्टॉक मार्केट बॉटम इज़ नियर। अब इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने बाकी इंडेक्सेस को भी मैंने एक बार देखा, सो मैं उन इंडेक्सेस को खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक को खोल लेता हूँ। सो निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो उसमें भी मुझे सेम ही सिनेरियो नज़र आता है। सो उसके प्राइस एक्शन को अगर मैं देखूं, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। सो यहाँ पे उसका जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस को जब उसने ब्रेक किया तो एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ उसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, उसको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर गया। यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्होंने गेम प्लान किया, अपने स्टॉप लॉस को हिट कराया, वापस से वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देन वो फिर से नीचे जब आया तो यहाँ पे आके उसी लेवल पे आके उसने सपोर्ट लिया, देन अगेन इस लेवल पे आके उसने सपोर्ट लेना शुरू किया। तो 19 हम देख लेते हैं 19 में कहाँ था। सो 19 में इज़ दिस तो यहाँ से थोड़ा सा ही गैप मुझे नज़र आता था अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर। सो ये रीज़न था कि मैंने ट्वीट किया स्टॉक मार्केट बॉटम इज़ नियर। अब इस चीज़ को सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी के साथ वेरीफाई नहीं किया, मैंने बाकी इंडेक्सेस के साथ भी मैंने इसको वेरीफाई किया, जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी। मैं निफ्टी एफएमसीजी का एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो निफ्टी एफएमसीजी का जो प्राइस एक्शन था वो इस लेवल पर इसका प्राइस एक्शन था। अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो ये यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ उसने सपोर्ट लिया कंटिन्यूसली, देन अगेन यहाँ पे आके उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हुआ क्या कि उसने यहाँ से बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक दिखाने के बाद 19 मई को डेट थी ये, यहाँ पे वो तीन बिग ग्रीन कैंडल्स बना चुका था। अब ये हेल्प करता निफ्टी को बाउंस बैक कराने में, ऊपर लेकर जाने में, और यही रीज़न था कि मैंने ट्वीट किया कि स्टॉक मार्केट बॉटम इज़ नियर। एक और मैं इंडेक्स आपको दिखाता हूँ, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में क्या सिनेरियो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो की बात करें तो उसका जो प्राइस एक्शन है वो इस लेवल पर है, यहाँ पे आके उसका रेजिस्टेंस लेवल था, उसने जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। वो सपोर्ट बनने के बाद उसने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वो ऑलरेडी वो बुल रन में यहाँ पे था, नीचे थोड़ा सा आया पर वो उसने सपोर्ट लेवल तक भी नहीं पहुँचा था, वो वापस से वो ऊपर उठना शुरू हो गया। 19 में इज़ दिस डेट। सो यहाँ पे भी वो तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना चुका था। सो निफ्टी ऑटो भी हेल्प करता निफ्टी को वापस से ऊपर उठाने में। इसके साथ साथ हम निफ्टी आईटी को भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी आईटी में क्या सीन था। निफ्टी आईटी का चार्ट मैंने खोल लिया है। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी का जो चार्ट का जो प्राइस एक्शन था वो इस लेवल पे था, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस को जब उसने ब्रेक किया तो वो उसका सपोर्ट बन जाता है, किसी भी चार्ट का सपोर्ट बन जाता है। सो 19 मई को डेट थी ये, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा ही मुझे करेक्शन यहाँ नज़र आता था। तो इन सारे चार्ट्स को स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि जो स्टॉक मार्केट का बॉटम है वो काफ़ी क्लोज है। सो ये पहला रीज़न था। उसकी जो सेकेंड रीज़न है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग थी उसको काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाय करके टैकल किया। और ये जो बाकी के क्रैशेस हुए थे पास्ट में, 2001-2 का क्रैश हो, 2017-18 का क्रैश, 7-8 का क्रैश हो, या 19-20 कोविड वाला क्रैश हो, सो उसके रेशियो की बात करें तो इस बार जो रेशियो था वो काफ़ी कम था। सो ये एक और रीज़न था स्टॉक मार्केट के बॉटम अप होने का। और अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू दी अदर ग्लोबल मार्केट, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नेस्डैक का जो इंडेक्स है उसको खोल लेता हूँ, नेस्डैक कंपोजिट को। सो नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो नेस्डैक कंपोजिट इज़ मोर देन 30% डाउन। बाकी उसके बाद हम S&P 500 को देख लेते हैं। S&P 500 कितना डाउन है? S&P 500 इज़ मोर देन 21% डाउन। उसके बाद हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, सो दिस इज़ ऑल्सो 17% डाउन। उसके बाद हम कुछ इंडेक्सेस को और देख लेते हैं, जैसे कि निक्की ने कैसा परफॉर्म किया। निक्की 225 को मैं खोल लेता हूँ, तो निक्की भी ऑलमोस्ट 20% डाउन है। इन सारे इंडेक्सेस को जब हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि निफ्टी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो इंडेक्स है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इवन आउट परफॉर्म किया है बाकी ग्लोबल मार्केट को। हम एक बार निफ्टी 50 के चार्ट को भी देख लेते हैं कि वो कितना डाउन है अपने टॉप से। सो लेट्स मार्क, so nifty is roughly 15% down from its top, so that's you can understand कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है बाकी ग्लोबल मार्केट को। एंड उसके रीजंस क्या है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस ले रही है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 15% से बढ़ा दी है एक्सपोर्ट के ऊपर। इससे होगा क्या कि जो कंपनीज हैं वो अगर उनको बाहर माल भेजना है अपने देश के तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस वजह से क्या होगा कि वो इंडियन मार्केट के अंदर अपने जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे, ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे, तो इंडियन जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो पाएंगी। जब डिमांड पूरी हो पाएंगी तो ऑब्वियसली वो जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब इसके पीछे उन्होंने एक दूसरा कदम क्या लिया कि उन्होंने इम्पोर्ट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया। अब होगा क्या कि इंडियन जो कंपनीज है उनको रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है वो सस्ते दामों में मिलेगा, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो इंडियन के लोगों को माल सस्ते दाम में मिलना शुरू होगा, और जब सस्ते दाम में मिलना शुरू होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इंडिया ने आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा कि डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा। एंड थर्ड जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि जो लगातार 2 सालों में सेलिंग की है एफआईआई ने, वो ऑलमोस्ट 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ की सेलिंग करी है। बट बिफोर 2021 जो टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट के अंदर डिप्लॉयड था वो था 15 ट्रिलियन रुपीज़। तो 15 ट्रिलियन रुपीज़ में से उन्होंने 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ बाहर निकाल भी लिया, तो वो बैठता है लगभग 12%। अब बाकी के 88% जो कि होता है 13.1 ट्रिलियन रुपीज़, उसके ऊपर उनको 15% का लॉस देखने को मिल रहा है। मैं 15% निफ्टी 50 क्योंकि 50% डाउन है इसलिए 15% मान के चल रहा हूँ। अब 15% का जब उन्हें लॉस देखने को मिला 13.1% के ऊपर 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ निकालने के बाद, तो उसका जो लॉस बनता है 15% के हिसाब से वो बनता है 1.95 ट्रिलियन रुपीज़। अब इतना तो उन्होंने पैसा बाहर नहीं निकाला जितना उससे ज़्यादा तो उनको लॉस देखना पड़ गया अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। सो अगर लगातार ये अपना फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है लगातार पैसा इंडियन मार्केट से बाहर निकालते रहेंगे तो इससे होगा क्या कि उनको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड है उसके ऊपर बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, और वो इतना बड़ा लॉस बियर कर नहीं पाएंगे। उनको वापस आना ही पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस इंडियन मार्केट के अंदर आना ही पड़ेगा। ये डेटा मैंने ये CDSL की वेबसाइट से मैंने निकाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1918 के बाद से कितना उन्होंने बाय किया, कितना सेल किया। सो लगातार पिछले 2 सालों में 22-23 के अंदर वो लगभग 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ को निकाल चुके हैं। सो दे हैव टू कम बैक, तो क्योंकि उन्हें अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में देखना है, और इंडियन मार्केट रॉक सॉलिड स्टेट में मुझे नज़र आती है। आने वाले साल जो है वो काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आते हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस इंडियन मार्केट। इसमें वरी करने की कोई बात नहीं है। और इंडिया क्योंकि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो ये सारी चीज़ें इंडिया के हित में है। आने वाला जो ये डिकेड है 2021 से लेकर के 2030 तक का, ये इंडिया के नाम पे रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। इंडियन मार्केट इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। और अभी हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में विजिट किया और यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं भी उनके साथ हुई होंगी। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट करेक्टली एंड इन्वेस्ट वाइजली। सो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।